एक और क्वेश्चन प्रथमेश जी, बहुत Sure. इंटरेस्टिंग डिस्कशन एक्चुअली। कई मौका नहीं मिला किसी के साथ करने का। तो ये जैसे हमारा डेली चार्ट है, Right. तो बड़ा पैरामीटर ऑन डेली चार्ट या या छोटा पैरामीटर ऑन डेली चार्ट या बड़ा पैरामीटर ऑन लोअर ड्यूरेशन चार्ट। जैसे अगर मैं सिर्फ 30 मिनट का चार्ट देखूं और सेम बड़ा पैरामीटर को उसमें यूज करूं, वीजाविज बड़ा ड्यूरेशन का चार्ट में छोटा पैरामीटर करूं, तो कंफ्यूजन कई बार होता है। जैसे मैं 2 आवरली चार्ट फॉलो करता हूं, तो मैंने अपना एक मॉडल बनाया कि 2 आवरली चार्ट में मैं अपना आरएसआई देखूंगा। नाउ Okay. इन माय माइंड आल्सो दिस क्वेश्चन इज कमिंग कि shall I use the same parameter for RSI which I am using for daily and for 2 आवरली? आइडियली नहीं करना चाहिए, बट फिर भी वर्क कर रहा है तो मैं वही कर रहा हूं अभी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, स्टॉकेज का को फाउंडर। दोस्तों, एक बात तो है कि मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाइए। ट्रेडिंग सिस्टम कई बार हमारे माइंड में रहता है, हम जब उसको पेन डाउन करने लगते हैं ना, तो हमको बहुत क्लैरिटी मिलती है कि जब ये होगा तब ये करना है और जब वो होगा तब वो करना है। तो ये ट्रेडिंग सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, जिसको आप फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं, जिसको आप थॉट प्रोसेस का क्लैरिटी भी कह सकते हैं। स्टॉक मार्केट में मैंने देखा है, बड़ा पैसा जब आप डालने आते हैं, जब आप छोटा मोटा पैसा 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का काम करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग सिस्टम का रेलेवेंस नहीं है। शायद उस समय आप बहुत कुछ रैंडमली ट्राई करते रहते हैं, बट फाइनली जब आप करोड़ों रुपए डालने की बात करते हैं मार्केट में, देन ऑब्वियसली अनटिल अनलेस यू हैव अ ट्रेडिंग सिस्टम, आप सक्सेड नहीं कर सकते। तो मैंने इस पे काफी चर्चा की है, पहले मैंने कई फेस टू फेस वीडियो रिकॉर्ड किया इस पे। मुझे लगा कि आज एक और फेस टू फेस रिकॉर्ड किया जाए, जहां पर आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम कैसे डेवलप करते हैं और क्या टिपिकल गलती है। स्पेशली जब आप टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं ना, तो बहुत गलतियां होती है कि फलाना इंडिकेटर ऐड कर दिया, फिर एक और कर दिया, फिर एक और कर दिया। तो क्या राइट इंडिकेटर है, किस मार्केट सिचुएशन में कैसा इंडिकेटर यूज करना चाहिए, क्या सब मार्केट में सेम इंडिकेटर यूज करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे भी माइंड में, जिसका मैं आंसर लेने की कोशिश करूंगा। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं, वो मार्केट में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है। ही हैज डिजाइंड हिज ओन ट्रेडिंग सिस्टम। आप उनका चेहरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितने पीसफुल तरीके से ही हैज बीन पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। बट बिफोर आई इनवाइट हिम, जस्ट एक स्मॉल बात, जो भी जितने भी मेरे फेस टू फेस गेस्ट हैं, मैं कोशिश करता हूं पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ उनको लेके आऊं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी 2 तरीके से बनती है। एक पैसे से बनती है, अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल नो यू, तो आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसे ही बन जाती है। दूसरा कि लोग रेफर भी बहुत करते हैं, एंड इफ मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू कि हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, या इनकी बातें बहुत अच्छी है, इनका स्ट्रैटेजी अच्छा है, इनकी सोच अच्छी है, तो भी एक तरीके का क्रेडिबिलिटी है। तो मैं जनरली प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये सब पे ध्यान देता हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ एक्सपर्ट जो है वो प्रॉफिट दिखाने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने दायरे होते हैं, सब अपना अपना सोच लेके बैठे। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो क्या आपको सही नॉलेज दे सकते हैं, उनको ऑनबोर्ड करना, और आपको नॉलेज सही मिले, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर नॉलेज सही नहीं मिलेगा तो वो वीडियो लाइव करके भी कोई मतलब नहीं है। मेरा कोई कमर्शियल अरेंजमेंट नहीं रहता है लोगों के साथ में। अनटिल किसी के साथ होगा तो मैं आपको वीडियो में बोल दूंगा कि फलाना आदमी के साथ में अगर आप कुछ लेते हैं तो मेरा भी रेवेन्यू शेयरिंग है, बट जनरली मेरा नहीं रहता है। तो आज के जो मेरे गेस्ट है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी ने रेफर किया था, मैंने इनसे बात की, मुझे लगा क्रेडिबिलिटी है इनके काम में। ऑल्दो मैंने प्रॉफिट नहीं देखा, बट आई एम श्योर ही इज मेकिंग मनी। He is not comfortable sharing his profit, and I am also comfortable recording the video without seeing the profit, because what he talks, he make a lot of sense, और आपको conceptual understanding होगी। So let me invite, before taking too much time away now, let me invite my face-to-face guest for this video, Prathamesh Godbole. Prathamesh, hello. Hello, Vivek ji. Thank you for the warm introduction. It's my pleasure. Thank you for accepting this invitation. I've been following you on Twitter, और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप में बात है कि जो अंदर की नॉलेज है वो कुछ लिया जा सकता है आपसे, फॉर माय लर्नर्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टच अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।
बिकॉज फाइनली आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड आफ्टर इनिशियली 5-6 साल मार्केट में जब आप हर कुछ करते हैं एंड फाइनली जब कुछ बन जाता है तो आप कहते हैं कि नहीं यार अब बड़ा होने के लिए ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर फॉलोइंग ट्रेडिंग सिस्टम. बट बिफोर आई गो टू दैट, थोड़ा अपने बारे में बताइए. कितने साल से मार्केट में? व्हाट मेड यू कम इनटू द मार्केट एंड व्हाट आर यू डूइंग इन द मार्केट? So I started trading like on a very small account. I was still in college in my final year, and it was just after the 2008 crash and early 2009. And at the time, I didn't know much. It was more of an experimentation and learning. After which, I did CFA, the first level, and I applied for a master's because I realized I want to learn more on this, do it professionally. I got a MS in financial engineering from New York University. Then I worked there for a while. I moved back to India. And in India, I worked in institutional equity broking, which is where you execute orders for mutual funds or large clients, not typically retail. So it's a different kind of environment where you get an idea of how big funds trade and what kind of उनको क्या requirements होती है to execute large trade, how it affects markets. And then after that, I started trading on my own. So here, that's what I've been doing since. सही है. सो कौन सी ईयर से आप खुद के कैपिटल पे ही अब ट्रेड कर रहे हैं फुल टाइम? 2017. 2017 से. ओह, Yeah. एंड यू आर So आल्सो. technically, I mean, you cannot trade on your own account if you're working at a broker. So या while I was there, it was blocked. But before that, I was trading on and off. And after that, it's been more active. सही है. तो मुझे एक बात बताइए बिफोर वी गेट इनटू मोर टेक्निकल डिस्कशन. ये जो डिसीजन है जॉब छोड़ के खुद का ट्रेडिंग करने का, ये डिसीजन मतलब इट्स लाइक क्रॉसिंग दैट गंगा, राइट, फ्रॉम हियर Right. टू देयर. तो Right. हाउ डिड यू टेक दैट डिसीजन एंड व्हाट प्रॉम्प्टेड यू कि ले लेते हैं, चलते हैं? So I think I had been observing the markets and trading for several years by then, and काफी अलग अलग मार्केट्स का एक्सपोजर हुआ था. मैं यूएस में था तभी फॉरेक्स भी ट्रेड किया है, स्पॉट फॉरेक्स, और उधर का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी ट्रेड किया है, उधर कैश सेगमेंट. सो मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस था कि मुझे समझ रहा है कि मार्केट में व्हाट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन ड्राइव्स द मूव्स, या फिर और वर्स्ट केस अगर कुछ नहीं चला तो आई कैन ऑलवेज गो बैक टू either equity broking or in tech or something. So I had a kind of clear idea of what I should be able to do, और अगर नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा. तो आपको प्लान भी पता था अपना कि कुछ नहीं हुआ तो भाई ये तो कर ही लेंगे? Yes, I think that is very important. यस यस. तो अगर एक छोटी सी बात और कि एक कोई आए थे, आई थिंक गुजरात से आए थे 2 दिन पहले ऑफिस में मिलने. तो उन्होंने लोन ले रखा था, बिजनेस के लिए लोन लिया था, और वो बिजनेस का लोन लगा दिया शेयर बाजार में, और सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैपिटल ही लॉस्ट. और वो मुझे बोल रहे हैं कि सर आप ना मेरा ये लॉस को रिकवर करवा दीजिए, मुझे सिखा दीजिए ताकि मैं लॉस रिकवर कर सकूं. तो आप बताइएगा मैंने उनको सही सजेशन दिया क्या? दिस आंसर कैन बी वेरी रेलेवेंट फॉर लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस. मैंने उनको बोला कि जब तक ये लोन का हैंगओवर आपके माइंड में रहेगा, पैसा तो आप बना नहीं पाओगे, सवाल ही नहीं उठती है. Absolutely. पहला काम करो, जॉब ज्वाइन करो, ये लोन को चुकाओ. जिस दिन लोन चुक जाए उस दिन ट्रेडिंग वापस से करना, नहीं तो मत करना. So do you agree to that? 100%. Because I think जैसे अभी हम सिस्टम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, बट सिस्टम होने के बाद अगर आपका माइंडसेट राइट प्लेस में नहीं है तो आप फिर भी इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. बिकॉज आपने अगर लोन लिया है जो आपको पे बैक करना है, तो आपके बहुत स्ट्रेस होने वाला है कि ये जो अगला ट्रेड है वो प्रॉफिट होगा कि नहीं, या थोड़ा लॉस हुआ तो ये मैं पोजीशन होल्ड करूँ या नहीं. आपका सिस्टम शायद बोलेगा कि नहीं आप होल्ड करो, ये ये हिट नहीं हुआ है स्टॉप लॉस, और आपको स्ट्रेस के वजह से आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. तो दोस्तों यही बात है कि अल्टीमेटली जैसे प्रथमेश ने पूरा प्लानिंग करके ही एग्जैक्टली न्यू कि भाई इतना मेरे पास है अभी, और खराब कुछ हो गया तो इतना ही जाएगा और मैं फिर वापस से कुछ और करूंगा. जब तक आप उस जोन में नहीं आए ना, तब तक प्लीज आप जॉब छोड़ के, ये जो कॉन्सेप्ट है ना नौकरी से आजादी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है बट ये करने में बहुत ही टफिल कार्य है. एनीवेज प्रथमेश, screen is all yours. We'll be very excited to see the concept discussion. तो आप चालू करें. Is my screen visible? जी जी जी. तो काफी बार जब भी मार्केट्स की बात होती है
तो पहला क्वेश्चन आता है कि आप कौन सा इंडिकेटर से ट्रेड करते हो, या आप ये इंडिकेटर मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हो, तो आप क्या पैरामीटर्स यूज करते हो। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, बिकॉज आप रॉन्ग चीज पे फोकस कर रहे हो। आपको ऐसा कोई मैजिक पैरामीटर या इंडिकेटर नहीं है जो यूज करके आपका स्ट्रेटेजी का पीएनएल बदल जाएगा, और ना ही ऐसे कोई 10 इंडिकेटर है जो आप डाल खिचड़ी बनाए तो वो ऑटोमेटिकली चलते रहेगा फॉर एवर। सो द करेक्ट क्वेश्चन इज कि आप क्या टाइप का मार्केट ट्रेड करते हो, या आपको कैसे टाइप का मार्केट ट्रेड करना है। सो फंडामेंटली आप मार्केट्स को 4 कैटेगरीज में डाल सकते हो। पहला है ट्रेंडिंग मार्केट, सेकंड है कंसोलिडेटिंग मार्केट, एंड द अदर 2 टाइप्स जो इसी के 2 वेरिएंट्स है, विच इज हाई वॉलेटिलिटी एंड लो वॉलेटिलिटी। अभी पहला टाइप हुआ कि जो ट्रेंडिंग मार्केट है और वॉलेटिलिटी भी नहीं है। इसका एग्जांपल होगा 2017, जब भी मार्केट वाज इन अ वेरी स्मूथ अप ट्रेंड every day, or even 2007 for example, the previous bull market. मार्केट हर रोज गैप अप खुलता है, वो ऊपर क्लोज होता है ग्रीन में। तो उस टाइम पे आपको कुछ ट्रेड एक्टिवली करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आपको मार्केट ही रिटर्न दे रहा है। तो ये सबसे इजी टाइप का ट्रेंड है, एंड टिपिकली दिस इज वेयर पीपल मेक मनी। द सेकंड इज यू हैव अ ट्रेंड बट विथ वेरी हाई वॉलेटिलिटी। अभी ये जैसे 2020 में जो सेल ऑफ आया, तो ये ट्रेंड काफी स्ट्रांग था, बट उसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज वो ट्रेंड में जो पुल बैक्स होते हैं वो काफी शार्प होते हैं। लाइक 2020 में जो आपने जब भी मार्केट सेल ऑफ हुआ कोविड के टाइम, तो देयर वर डेज की लोअर सर्किट लगने के बाद मार्केट 8-10% बाउंस भी हुआ है। तो आपने अगर पैनिक होके ये ट्रेड एग्जिट कर दिया, तो अगला जो नेक्स्ट फ्यू डेज का सेल ऑफ था वो आपका मिस हो रहा। तो ये हाई वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना भी मुश्किल है, बिकॉज सिंपली बिकॉज ऑफ हाउ मच द मार्केट विल मूव अराउंड। द थर्ड इज अ कंसोलिडेटिंग मार्केट, जैसे कि आई थिंक इवन 2017 इज अगेन अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ बोथ ट्रेंडिंग एंड कंसोलिडेटिंग। ऐसे 2 या 3 महीने जाते हैं शायद हर साल, जहां मार्केट का क्लोजिंग प्राइस इज द सेम। लाइक जून में भी जो लेवल पे था वही लेवल पे अगस्त के एंड में भी उधर ही होगा, एंड इट हैज मे बी 1-2 टक्का सिर्फ ऊपर नीचे गया इन द इंटरम। ये मार्केट में कोई भी ट्रेंड सिस्टम नहीं चलने वाला। आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर डाल दो, आप सुपर ट्रेंड डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो इंडिकेटर से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, बिकॉज फंडामेंटली इट इज नॉट डिजाइन टू मेक मनी इन दैट मार्केट। तो ये मार्केट में आपको सिर्फ फोकस करना है कि आपका सिग्नल्स आना ही नहीं चाहिए, या आपका सिग्नल्स आएंगे तो वो जितने कम हो सके उतना अच्छा है, बिकॉज ट्रेंड सिस्टम सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही कमाने वाला हम्म, बरोबर है। है। एंड द लास्ट इज दैट आई वुड से द टफेस्ट टू ट्रेड ऑफ ऑल, विच इज a consolidating market with high volatility. So this is like after the 2020 sell-off, I think in late March or April, the market used to gap up 5% and gap down 5% the next day. So every day you would see a reversal in the trend. There was no direction to the market, and the volatility was also very high. So ये market, like again, you don't have to trade all types of markets. आपको अगर ये 4 में से एक भी टाइप का अगर ट्रेड करने मिला ठीक से, तो काफी है। So essentially, you have these 4 kinds of markets, and what is the easiest to catch is the market which has a smooth trend and is low volatility. Okay. So that's what we are going to do today. We are going to build, find out how to build a trend following system that trades this type of market. Now, when you build a system, you shouldn't start with the indicators. वो हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन सा इंडिकेटर अप्रोप्रिएट है हमारे लिए। Okay. पहले हमको देखना है कि हमें क्या टाइप का मार्केट ट्रेड करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने डिसाइड किया कि हमें ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए जो वॉलेटिलिटी कम है। तो 2 कंडीशंस तो ऑलरेडी आ गए, एक की जो हमें ट्रेंड चाहिए, तो एक ट्रेंड का इंडिकेटर होना पड़ेगा, और दूसरा कि हमें वॉलेटिलिटी भी लो चाहिए, तो एक वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर लगेगा। अभी आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर लो, देयर आर मल्टीपल इंडिकेटर्स दैट विल शो यू द सेम थिंग। लाइक मूविंग एवरेज विल शो यू अ ट्रेंड, कि आप अगर उसके प्राइस अगर उसके ऊपर है तो आप ट्रेंड में, प्राइस उसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड में। सिमिलरली Bollinger Bands, for example, or the average true range, both are showing you the same thing, which is volatility. So if Bollinger Bands are narrow, it means the volatility is low. If the ATR, the average true range, is low, it means the same thing. It means the volatility is low. So what we are going to do is we are going to form a view with these 2 basic indicators,
then we are going to say how do we set the stop loss, कि हमें एंट्री तो मिल गई पर हमें और ये भी ढूंढना है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, बिकॉज हर कोई ट्रेड हमें पता नहीं है कि ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं. सो वी विल नेवर मेक असम्पशंस कि ये होगा. वील जस्ट टेक अ ट्रेड नोइंग कि ऑन एवरेज अगर ऐसे 100 ट्रेड्स लिए तो उसमें से ऑन एवरेज प्रॉफिट होगा. सो ऑफ दीज वी विल फाइंड आउट कि आइडियली कहाँ पे स्टॉप रखना चाहिए. फिर हम देखेंगे कि पोजीशन साइज कैसे लेना चाहिए. Should we risk 1% of the capital? Should we risk 0.5%? How do we allocate? And finally, once we have a system in mind, we'll find out how to backtest this. Because ये सब theory हुई, इसके बाद जब backtest में वो सही निकलेगा, तभी हम उसको trade कर सकते हैं. So let's get started. So these are broadly the two phases of the market, which is one is a consolidating market, जहाँ आप देख रहे हो कि price action is flat. And the other is a clear trend where the market is cleanly moving up and then moving down. Right. So another factor to talk about is why are we using only 2 indicators? हम लोग इतने सारे indicators है, हम 4-5 indicators क्यों नहीं लगा रहे? तो इसकी रीजन इज कि अगर सब इंडिकेटर्स एक ही इनपुट यूज कर रहे हैं तो आपका आउटपुट भी मोर और लेस सेम ही होने वाला है. Now, this doesn't mean कि आप पैरामीटर्स चेंज करके कुछ होगा नहीं. पैरामीटर्स will give you different values. But for example, अभी ये जो चार्ट आपके सामने है, उसमें एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है और एक DMI इंडिकेटर है नीचे. अभी इसके पैरामीटर्स ऐसे एडजस्टेड है कि दोनों में आपको सिग्नल सेम ही आने वाले. शायद 1 या 2 टिक्स आगे या पीछे होगा, बट अदरवाइज आपको सब सिग्नल सेम आने वाले. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो उसने क्रॉसओवर दिया सुपर ट्रेंड, आपको DMI ने भी क्रॉसओवर दिया, यहाँ आपको DMI ने क्रॉसओवर दिया, यहाँ भी DMI ने क्रॉसओवर. तो आप कोई भी 2 इंडिकेटर्स ले सकते हो जिसके इनपुट सेम है और उनके पैरामीटर्स अगर आप ट्वीक करोगे, लाइक इधर इंक्रीज द पीरियड और डिक्रीज द फॉर द अदर इंडिकेटर, तो आपको ऐसे सेटिंग मिलेगा जहां आपको सिग्नल सेम मिलेंगे. सो आपका फोकस वो प्राइस एक्शन पे होना चाहिए जो आपको चाहिए, नॉट ऑन द इंडिकेटर और द पैरामीटर. सो अभी व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज यूजफुल. अभी फॉर एग्जांपल ये प्राइस एक्शन का इनपुट है, बट आपने अगर इसको ओपन इंटरेस्ट के साथ कंबाइन किया या वॉल्यूम के साथ किया तो वो अलग है, वो आपको यूजफुल हो सकता है. तो वो इंडिकेटर आप सेपरेटली अगर कहीं अपने कंडीशन डाला कि OI बिल्डअप होना चाहिए फॉर एग्जांपल, अगर बाय सिग्नल है तो वो आपको वैल्यू ऐड कर सकता है. बट मल्टीपल ट्रेंड इंडिकेटर्स लाइकली नहीं है कि आपको बेनिफिट मिलेगा. तो आपके हिसाब से ऑप्टिमल कितना है, या हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज ऑप्टिमल? वो बैक टेस्टिंग से पता चलेगा. अच्छा. बट आइडियली 1 या 2 इज मोर देन इनफ. ओके. और हो सकता है कुछ सेक्टर के अंदर में कुछ ऑप्टिमम हो, कुछ स्टॉक में कुछ ऑप्टिमल हो, कुछ स्टॉक में ऑप्टिमल ना हो, ये भी हो सकता है. अलग अलग सेक्टर स्टॉक्स में अलग अलग बिहेवियर. एब्सोल्युटली. तो वो तो बैक टेस्ट से जब भी ऑप्टिमाइज करेंगे तब पता चलेगा कि ऑप्टिमल क्या है. तो फॉर एग्जांपल अभी मूविंग एवरेज 50 और 100 काफी अलग पर्पसेस के लिए है. लाइक मूविंग 50 पीरियड एवरेज आपको बता रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, whereas 100-day एवरेज बता रहा है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है. तो वो ऐड करके तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा कि आपको दोनों ट्रेंड्स लाइक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बुलिश है या नहीं. बट सपोज आपने 50 EM में ऐड किया और 45 SA में ऐड किया तो जरूरी नहीं है कि आपको कुछ बेनिफिट मिले उससे. समझ गया. सो वंस यू नो what kind of indicator you want to use, again you are free to use any indicators, super trend, moving average, DMI, RSI, there are lots of them. The next thing you want to see is where do you set the stop loss. So I'll go over to a trading view chart. So you can see here this is a chart of Nifty and I've put on an indicator called the super trend and it has a parameter of 10 and 2. Okay. Now the default way to use this indicator is that when it crosses above the super trend, you buy, and when it crosses below the super trend, you sell. Now, if I backtest, this is probably going to give me some return, maybe 10%, 5%, something. But can I do better? And the answer is absolutely yes. So if you backtested most of these buy signals, you would find, for example, that in most cases, the market has not gone more than, say, 2 or 3% against you before going into profit. Okay. So for example, मैं मेजर करके दिखाता हूँ इसमें. अभी ये जो बाय सिग्नल है यहाँ पे बाय हुआ है तो ये 2% नीचे गया बिफोर गोइंग अप. ओके.
सिमिलरली मैं बाकी बाय सिग्नल्स के लिए देख सकता हूँ भी, ये जो है ये 1.9% है, ये जो है ये तो हार्डली 0.5% है। ओके। तो मुझे, अगर मैंने सिर्फ 2.5% फॉर एग्जाम्पल या 3% का स्टॉप रखा, तो भी मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होने वाला है, बट आई कैन डिफाइन माई रिस्क. सो देर आर केसेस व्हेन द मार्केट may have gone down much more, and super trend may have crossed over far much lower than 3%, maybe 5% or 8% below. So I will end up avoiding all those losses. So in this case, this is something called a maximum adverse excursion, and it's a kind of regularly used tool in optimizing systems. तो आपको करना क्या है कि जब आप ट्रेड्स का लिस्ट बनाओगे बैक टेस्ट में, तो आपको देखना है जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है उसमें एंट्री के बाद कितने पॉइंट्स या परसेंट आपके अगेंस्ट गया हो प्राइस में. तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, मानो कुछ ट्रेड 0.5% गया होगा, कुछ ट्रेड 1%, मे बी 4%. तो उसमें आपको देखना है कि कितना परसेंट ऑप्टिमल होगा जिससे आपके नेट लॉस कम हो जाएगा. तो ऐसे हो सकता है कि ये 1% पे कट ऑफ कर दो, तो शायद उसके वजह से आपके कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चले जाएंगे. हो सकता है, बट नेट प्रॉफिट आपका फिर भी बढ़ जाएगा, बिकॉज मे बी यू आर लूजिंग 5% ऑन द अदर ट्रेड्स, which now you're losing only 1%. So even if you gave up, 2-3 trades which made you 4-5%, फिर भी आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा. So this is I think an important optimization. और ये कोई भी टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल है. आप डेली पे करो, आप 15 मिनट्स पे कर लो, 1 आवर पे कर लो, कोई भी टाइम फ्रेम पे. अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन मे नॉट बी नेसेसरली प्राइस ड्रिवन, नो? मैं टाइम का भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ ना, कि टिपिकली इस क्वार्टर के, क्योंकि रिजल्ट सीजन हो जाता है तो टिपिकली उस समय बिहेवियर अलग होता है. एब्सोल्युटली. तो उसको क्वांटिफाई कैसे करें फिर? हमको फिर वो डेटा एक्सेल में चाहिए कि ये किस किस क्वार्टर में कैसे मूव किया है. करेक्ट. सो see, simplest way is to, if you are trading a few instruments like the Nifty or Bank Nifty or something, then you can manually use any platform to export the trades to Excel or CSV. या अगर आप उतना enthusiastic हो तो आप manually भी trades chart में देख के आप note कर सकते हो. It's a one-time exercise, and then you can plot the distribution. Excel में आप trades का list लेके आप देख सकते हो कि कितना percent on average जा रहे हैं trades. So it's a rough filter. There is no exact like procedure to it, but 99 out of 100 systems जो भी आप बना सकते हो, उसमें आपको ये दिख जाएगा कि जितना स्टॉप लॉस बाय इटसेल्फ जो इंडिकेटर से आ रहा है आपको, या बाय इटसेल्फ सिर्फ बाय एंड होल्ड से हो रहा है, उससे काफी कम हो सकता है. जैसे एक कॉमन क्वेश्चन लोग मेरे से पूछते हैं कि ये सुपर ट्रेंड में आपने 10-2 क्यों पकड़ा, आपने 10-3 क्यों पकड़ा, 10-1 क्यों नहीं पकड़ा? तो ये जो हर इंडिकेटर के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें? Excellent question. So see, all markets, like we said, are either trending or consolidating. And even when you say a market is trending, there is essentially some part of the price action is trend और बाकी का noise है. मतलब जो भी लोग बाय सेल कर रहे हैं एक दूसरे से, उससे वजह से वो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है. तो आपको सिर्फ ट्रेंड चाहिए, आपको नॉइज नहीं चाहिए. और नॉइज तो अनअवॉइडेबल है, वो तो होने ही वाला है कोई भी टाइम फ्रेम पे. अभी जैसे ये डेली चार्ट पे भी कंसोलिडेशन होने वाला है, आप आवरली चार्ट पे भी होने वाला है, और मंथली में भी होने वाला है. तो आप जितना शॉर्टर पैरामीटर्स यूज करते हो टाइम सीरीज में, कि लाइक अभी इसमें मैंने अगर 10-1 किया सुपर ट्रेंड में, तो जो नॉइस पकड़ रहा हूँ वो ज्यादा हो जाएगा. बिकॉज मैं ज्यादा मैं शॉर्टर कम डेटा देख रहा हूँ, तो उसको सिग्नल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे. Whereas जितना मैं उसका पैरामीटर्स बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड, तो नॉइस कम हो जाएगा, बट उसके वजह से मेरे ट्रेड्स भी थोड़े लेट हो जाएंगे. जैसे कि यहाँ अभी मैं दोनों सुपर ट्रेंड डाल के दिखा रहा हूँ. जैसे इसका कलर में चेंज करता हूँ. सो ये जो कलर्ड सुपर ट्रेंड है ये 10-1 है, और जो ब्लैक लाइन है ये 10-2 है. तो आप देख रहे हो हर बार जो कलर्ड सुपर ट्रेंड है विद द लोअर पैरामीटर्स, इट इज ऑलवेज गिविंग यू सिग्नल फर्स्ट. ओके. बट इट्स आल्सो कैचिंग अ लॉट मोर सिग्नल्स देन इट शुड. लाइक जैसे यहाँ ये डाउन ट्रेंड दिया, और उसने यहाँ एक फॉल्स अप ट्रेंड भी दिया जो वापस रिवर्स हो गया.
सो ये ट्रेड ऑफ है, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने बड़ा ट्रेंड पकड़ना है। अगर आपको छोटा ट्रेंड पकड़ना है तो आप शॉर्ट पैरामीटर यूज कर लेंगे, अगर आपको बड़ा ट्रेंड ही सिर्फ चाहिए तो आप द बिगर द पैरामीटर द मोर इट विल फिल्टर आउट। ओके, एक और क्वेश्चन प्रथमेश, ये बहुत श्योर। इंटरेस्टिंग डिस्कशन एक्चुअली, कहीं मौका नहीं मिला किसी के साथ करने का। तो ये जैसे हमारा डेली चार्ट है, राइट। तो बड़ा पैरामीटर ऑन डेली चार्ट या या छोटा पैरामीटर ऑन डेली चार्ट या बड़ा पैरामीटर ऑन लोअर ड्यूरेशन चार्ट। जैसे अगर मैं सिर्फ 30 मिनट का चार्ट देखूं और सेम बड़ा पैरामीटर को उसमें यूज करूं, वीजाविज बड़ा ड्यूरेशन का चार्ट में छोटा पैरामीटर करूं, तो कंफ्यूजन कई बार होता है। जैसे मैं 2 आवरली चार्ट फॉलो करता हूं, तो मैंने अपना ओके। एक मॉडल बनाया कि 2 आवरली चार्ट में मैं अपना आरएसआई देखूंगा। नाउ ओके। इन माय माइंड आल्सो दिस क्वेश्चन इज कमिंग कि shall I use the same parameter for RSI which I'm using for daily and for 2 hourly? आइडियली नहीं करना चाहिए, बट फिर भी वर्क कर रहा है तो मैं वही कर रहा हूँ अभी। सो आई थिंक आप अगर बड़ा पैरामीटर छोटे टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो तो हाँ, आपको सिमिलर सिग्नल्स मिलेंगे टू यूजिंग स्मॉलर पैरामीटर ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। अच्छा, बिकॉज अल्टीमेटली जो आप बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहे हो वो क्या है, वो सिर्फ छोटे कैंडल्स को ऐड कर रहा है। हाँ मतलब हाँ आपका हाँ, जो 2 आवर कैंडल्स है वो आप 4-5 ऐड करके ही एक डेली कैंडल बनता है। राइट, तो आप इन इफेक्ट उसका एवरेज ले रहे हो जब आप डेली यूज कर रहे हो। बरोबर, तो फेयर मोर और पॉइंट, लेस फेयर आपको पॉइंट, सेम सेम सिग्नल्स आएंगे, शायद थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन इट विल एवरेज आउट। फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। So far we've seen that you can optimize your stops, and like we also know how to select the parameter. It is unavoidable that if you use a larger parameter, it will filter out more trades. तो आपको कम ट्रेड्स आएंगे बट मच मोर लाइकली कि ये सॉलिड ट्रेंड है। तो जैसे अभी 10-1 और 10-3 का कंपैरिजन है, तो 10-3 ने सिग्नल काफी लेट दिया बट उसने एक पूरा ट्रेंड पकड़ा। सो बरोबर है। एंड सो ये आपको देखना है बेस्ड ऑन आपके सिस्टम का डिजाइन क्या है, कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड पकड़ना है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कैसे टाइप का ट्रेंड पकड़ना राइट, है। एंड ऑफ कोर्स इवन इन द लॉन्ग टर्म वी कैन सी कि स्टॉप लॉस आपका आई थिंक 2% इधर भी ब्रीच नहीं होगा। लाइक इवन हियर इट हैज गॉन डाउन अ मैक्सिमम ऑफ 1.7%। वी कैन गो फर्दर बैक, आई थिंक यू कैन सी हियर इट नेवर वेंट बिलो, और even here it never went below. So I mean, I just picked 2% as an example, but you can fine tune it based on downloading this data and analyzing in Excel की crossover के बाद कितना नीचे गया। So ये हर इंडिकेटर में आपको इम्प्रूवमेंट देगा by checking कि कितना आपके अगेंस्ट गया after the entry, and then finding a right stop loss so that you're removing most of the worst trades but still keeping all the big winners. राइट, राइट, Okay, so the next is position sizing, and I think this is again a very important point in building a system कि आपका अगर स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हो तो आप पोजीशन साइज बड़ा कर सकते हो। सो श्रिंकिंग द स्टॉप लॉस हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द सेंस कि जैसे प्रीवियस स्टेप ने आप हमें देखा कि जो 5% हो सकता था स्टॉप, उसके बदले अभी सिर्फ 2% भी चल जाएगा। तो आप पोजीशन साइज डबल भी कर दोगे तो भी आपका रिस्क उतना ही है जितना पहले था, बट आपका प्रॉफिट अब डबल हो सकता है बिकॉज आपका पोजीशन साइज इज डबल। राइट, सो द की इज टू यू वांट टू इंक्रीज योर पोजीशन साइज बट विदाउट इंक्रीजिंग योर रिस्क। ट्रू। so that's where the optimizing the stop loss helps. एक सिंपल एग्जांपल, एक मैथ्स लेके दिखाइए ना, कोई एक्सेल शीट में सिंपल डेटा से ये कॉन्सेप्ट। Okay, sure. So suppose I start with 100 rupees and मेरा स्टॉप लॉस है 10 रुपीज, एंड मैं 100 रुपीज का शेयर ले रहा हूँ, तो मेरा हर बार रिस्क 10 रुपीज है, राइट? एंड लेट्स से माय रिस्क रिवॉर्ड इज 3:1। तो जब भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे 30 रुपीज होने वाला है, और जब भी लॉस होने वाला है तब 10 रुपीज होने वाला है। नाउ सपोज आई फाइंड कि मेरा 10 रुपए का रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंने ये सब ट्रेड्स का मैंने एक्सेल में लिस्ट ले लिया और मुझे पता चला कि जो ट्रेड्स 5 रुपीज भी जा रहे हैं लॉस में, वो सब लॉस में ही जाने वाले।
तो मैं 10 के बदले अभी मेरा स्टॉप लॉस 5 रुपीज कर देता हूँ, राइट? ओके। सो और एंड नाउ इफ आई से 5 रुपीज, मेरा रिस्क भी आधा हो गया, राइट? बिकॉज मैं पहले 10 रुपए का रिस्क ले रहा था, अभी मैं 5 रुपीज का रिस्क ले रहा हूँ. सो इंस्टेड टू कीप द रिस्क सेम 10 रुपीज, आई डबल माई पोजिशन साइज. ओके। सो नाउ आई एम मेकिंग 6x, बरोबर है। right? Because earlier I was buying 100 rupees of stock. Now I'm buying 200. My risk is still 10 rupees. But because I'm buying 2x the position size, I'm making 2x the P&L. हाँ, बट आपका एक्सपोजर तो डबल हो गया ना सर? हाँ, हो गया ना, बट रिस्क तो उतना ही है. Like yes, if you are buying delivery, then there is a risk कि आप overnight gap में आपका loss double हो सकता है. But if you're trading with options or आपके पास अगर कोई hedge है, तो फिर आपका risk capped है, फिर आपको stress का issue नहीं. Okay. So the basic idea is you can increase your position size and without increasing your risk that you take on the trade. Risk this is in done absolute terms. In absolute terms, yes. Yeah. And this is because you are able to shrink your stop loss to a much smaller than what you could have originally. या बट कई बार होता है छोटा स्टॉप लॉस होने से फिर वो स्टॉप लॉस हिट भी जल्दी हो जाता है. नहीं, वही इसीलिए हमने टेस्ट किया कि कितना हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट सैक्रिफाइसिंग आवर P&L. ओके. सो वी सॉ दैट इफ वी मेड इट 3%, तो काफी सारे विनिंग ट्रेड्स भी चले जाएंगे. बट 5% पे विनिंग ट्रेड्स फिर भी रहता है, और लूजिंग ट्रेड्स इंस्टेड ऑफ कटिंग एट 10%, वी कटिंग इन राइट एट 5%. ओके, ठीक है, गॉट योर पॉइंट. सो ब्रेकआउट्स में इसका लॉजिक बहुत अच्छा वर्क करता है ना? यस, especially and that's why ideally it works on a trend system the best, because in a trend system ideally if the trend holds then you should see the rally immediately. What is your experience breakout versus retracement में? Which one has given you, I don't know whether you have done that homework or not, but which one has given you faster return? तो obviously breakout देता है, but quantum wise which one has given you more return? Breakouts. In fact, because I would quantity say बड़ा करते हैं उसमें जब breakout. Correct. In fact, I would say that the ideal breakout will almost test no stop loss. So आपने जब भी एंट्री ले लिया तो शायद आपको कभी ड्रॉडाउन में ट्रेड जाएगा ही नहीं, या वेरी वेरी स्मॉल इफ एट ऑल, बिकॉज दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड. अब फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे डील करते हैं? कुछ नहीं, यू टेक द लॉस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट. ओके. तो टिपिकली 10 ब्रेकआउट में कितने ब्रेकआउट फॉल्स मिलेंगे? 50%, 60%. So this is where it helps that your stop loss is small. So if you even if you don't increase the position size, your loss on the losing trade is much smaller. Fair enough. Fair point. So you can either keep the position size same if you don't not comfortable with increasing it, and that still helps because your losing trades are much smaller now. Fair point. और अगर आप comfortable हो, शायद आप for example अभी options तो weeklies में index में काफी liquid है, तो आप अगर overnight options buy कर रहे हो at the money या out of the money, तो फिर आपको position size double करने में कोई issue नहीं आएगा, and आपका risk उतना ही है जितना पहले था, पर आपका profitable trades में P&L double हो जाएगा. समझ गया मैं. Because see, a market moves only a certain number of points. Like Bank Nifty in a day can move say 400 points. तो आपको अगर रिटर्न बढ़ाना है तो इधर आपको पोजीशन साइज बढ़ाना है, या आपको रिटर्न उतना ही रख के आपका लॉसेस जल्दी काटना है. दैट्स द ओनली टू वेज यू कैन ऑप्टिमाइज. फेयर इनफ. सो वन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ एनी ट्रेडिंग इज ड्रॉडाउन्स. तो ड्रॉडाउन्स मतलब जब आप कोई लूजिंग ट्रेड सीरीज में लेते हो तो जो आपका कैपिटल था उससे थोड़ा तो कम होते जाएगा. तो ये हर बार क्वेश्चन आता है कि कितना ड्रॉडाउन सही है, या ड्रॉडाउन के हिसाब से मैं सिस्टम कब बंद कर दूं, बिकॉज एनी ट्रेडिंग सिस्टम देयर इज नो गारंटी, राइट? इट कुड बी कि अब ये चलना बंद हो गया तो मुझे जितना जल्दी पता लग जाए उतना अच्छा है. तो पहली बात तो ये कि ये असिमेट्रिक है. सो आप अगर 10% ड्रॉडाउन है तो उसको रिकवर करने 11% लगेगी. अगर 20% ड्रॉडाउन है तो रिकवर करने 25. और ये
बहुत फास्ट बढ़ते जाएगा बियॉन्ड से 20-25%। तो आपका अगर 50% हो गया तो आपको रिकवर करने अकाउंट डबल करना पड़े, तो यू नो दैट इज मच हार्डर। तो मेरे हिसाब से आपने अगर जितना जल्दी हो सके कट किया तो वो इजी है रिकवर होने के लिए। तो आपने अगर 10-15% पे ही मानो कट कर दिया, अगर शायद आपने कोई एफडी में डाल दिया उसको या सिर्फ कैश में भी रखा, तो भी वो सही है। आप 8% 10% आप रिकवर कर सकते हो, बट एक बार 50% गया तो उससे रिकवर करना काफी मुश्किल। सो बरोबर। एंड सो 50% आइडियली इज अ रिटर्न की वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहिए ड्रॉडाउन मेरे हिसाब से। आप अगर ड्रॉडाउन से आपने बैक टेस्ट करके मिला है कि आपका 10% है, तो आप 10% होने के तक रुको मत। आपसे 8% हो गया तो आप पोजीशन साइज कम करना शुरू कर दो। हम्म। अगर 10% के ऊपर गया तो आप पोजीशन साइज हाफ कर दो उसका। तो आपको सिस्टम बंद करने की जरूरत नहीं है, बट उसका द अमाउंट दैट यू विल रिस्क वो ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है। सो अगर वो 30% भी पहुंच जाएगा तो इन प्रैक्टिस एक्चुअल विल बी मच स्मॉलर एंड यू कैन इंक्रीज इट अगेन। मे बी यू फाइंड कि यू नो आफ्टर say 3-4 months of drawdown, abhi now it is finding trades properly, so then you can increase the size again and you know it will recover quickly. Fair enough. So a lot of times when people say ki strategy drawdown mein, what happens is, if you remember when we started, we discussed the four types of markets, where we said that there is either a trending or a consolidating market, and it is either in high or low volatility. तो काफी बार जो ड्रॉडाउन्स आते हैं वो आते हैं बिकॉज ये स्ट्रैटेजी कोई एक टाइप के मार्केट के लिए डिजाइंड है और अब मार्केट दूसरे टाइप के हो गया। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर लो वॉलेटिलिटी और ट्रेंडिंग सिस्टम बनाया, तो ट्रेंडिंग मार्केट में भी अगर हाई वॉलेटिलिटी आ गई तो आपके सिस्टम नहीं चलेगा, बिकॉज आपने जो स्टॉप लॉसेस डिजाइन किए वो लो वॉलेटिलिटी के। आपने अगर यू नो बेसिकली, सो यू हैव टू ईदर हैव अ इनबिल्ट मेथड इन योर सिस्टम कि आप वॉलेटिलिटी बढ़ गया तो क्या करोगे, या फिर आप ऑन ऑफ स्विच होना चाहिए कि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो system will stop trading. So I think that that is one way to reduce your drawdown substantially. And the second is possibility that the pattern that you're trading is no longer working. हो सकता है, because there are changes in the markets over time. For example, 2014-15 is I think when discount broking started picking up and you have a lot more retail volume now. And even FI, execution is now mostly algorithmic. तो ऐसे पैटर्न्स है जो पहले चलते थे या जो अब नहीं चलते हैं, या पहले नहीं चलते थे जो अब चलते हैं, तो वो पैटर्न अभी आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी करो, एलोकेशन चेंज करो, स्टॉप लॉस चेंज करो, वो नहीं चलने वाला। तो ये आपको ड्रॉडाउन स्टडी करके ही पता लग जाएगा कि आपका वेरी सेइंग समथिंग। नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ, सॉरी ओके। सॉरी, मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ आपको। मैं ये सोच रहा था कि कैसे पता लगे कि ये सिस्टम अब काम करना बंद कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट। तो आप जवाब भी दे रहे थे इसका कि ड्रॉडाउन देखते कैसे होगा, बताइए, ड्रॉडाउन स्टडी करके कैसे पता लगेगा? राइट। सो सी ड्रॉडाउन में आपको पता लगेगा कि लॉस किस वजह से हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो ये सिस्टम का इशू नहीं है, ये सिर्फ टेम्पोररी इशू है जो वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से योर सिस्टम इज नॉट डिजाइन फॉर। वो वापस आ जाएगा। जैसे 2020 जैन में अगर आपने कोई सिस्टम रन किया जिसमें फॉर एग्जाम्पल निफ्टी में जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट्स इंट्राडे में, तो मार्च में वो नहीं चलेगा, बिकॉज मार्च में इतना वॉलेटिलिटी आ गया था कि एक एक सेकंड में वो 30 पॉइंट जंप हो रहा था, पर ये एक ही महीना था। इन अप्रैल इट वुड हैव अगेन वर्कड, अप्रैल ऑनवर्ड्स। बट तो ये अगर मेरा बैक टू बैक 10-15 ट्रेड रॉन्ग हो गए तो मैं तो रुक ही नहीं पा रहा हूँ सिस्टम में ही, मैं तो निकल जा रहा हूँ कि 15 ट्रेड रॉन्ग है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। No, correct. So, like I said, the first thing to do is you want to scale down as soon as you start getting into a drawdown. अच्छा। तो आप फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपीज है और आप 1% सपोज रिस्क कर रहे हो, तो 2-3% गया तो आप पोजिशन साइज अगेन 3 इज वेरी फ्यू, बट लेट्स से यू हैव कि बैक टेस्ट में आपको पता है कि मे बी 4-5 मैक्स लूजिंग ट्रेड्स आते हैं लाइन में, तो आपके 5-6 हो गए तो आप पोजिशन साइज कम कर दो पहले। एंड मतलब देन मार्केट में सेकंड, रहो, मार्केट में हाँ, रहो, पोजीशन साइज कम कर दो। यस, यू शुड नेवर हैव अ बाइनरी डिसीजन कि मैं मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ या मैं ऑल इन ट्रेड कर रहा हूँ। सही बात। You take gradual steps, either cut the size gradually or increase the size gradually. Okay. And so now if you know that pattern तो आ रहा है, like आपने सुपर ट्रेंड फॉर एग्जांपल यूज किया एंट्री के लिए, तो शायद
सिग्नल्स तो आ रहे हैं बराबर, ट्रेंड्स तो है, बट सिर्फ स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। तो ये सिर्फ वॉलिटिलिटी का इशू है, वो तो सॉल्व हो जाएगा। हाई वॉलिटिलिटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर, इट मे बी लास्ट फॉर 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स मैक्स, उसके बाद वापस वो कम हो जाता है। फेयर इनफ। सो आई थिंक दैट इज वेरी की, रादर देन सेइंग कि ड्रॉडाउन बढ़ गया, यू शुड नो व्हाई, क्यों बढ़ गया, कि वो स्टॉप्स हिट हो रहे हैं वॉलिटिलिटी की वजह से, या पैटर्न ही चलना बंद हो गया। तो अगर पैटर्न ही चलना बंद हो गया तो कुछ मतलब नहीं है उसको रन करके। समझ गया। बट आई थिंक दैट इज अ रेयर केस, मोस्टली व्हाट हैपेंस इज द स्टॉप लॉस गेट्स हिट मोर ऑफन। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मार्केट रिजीम। तो अगर पूरा एक टाइम पीरियड देखें, पूरे साल भर में, कभी आपने स्टडी किया है कि पता नहीं, एक साल के अंदर मार्केट कितना रिजीम चेंज करता है? आई थिंक 2020 में सबसे ज्यादा चेंज हुआ है, हाँ हाँ। बिकॉज जैन में इट वाज अ फ्लैट कंसोलिडेटिंग मार्केट, देन टुवर्ड्स आई थिंक Feb 24th onwards it was this high volatility trending market from Feb 24th to March 23rd, the day we marked the bottom. And then from March 23rd till like mid-April, it was a consolidating high volatility market. कि एक दिन वो 5% गैप अप होगा, नेक्स्ट डे 4% गैप डाउन होगा। सो कोई ट्रेंड नहीं है, अगर आपने ट्रेंड सिस्टम चालू रखा होगा तो वो हर रोज अपोजिट सिग्नल्स दे। So like, and you know that the volatility is high, so you can just simply switch off the system। जब ये आपका volatility 20 volatility या 25 के लिए डिजाइंड है, और अभी volatility 50 हो गया है, तो just switch off the system। या कोई एक सिस्टम पे तो मैं काम कर नहीं रहा हूँ, राइट। तो स्ट्रेटेजी वाइज भी कम से कम 3-4 स्ट्रेटेजीज होना चाहिए ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है, नेक्स्ट। So we started with an indicator first. We started with the market actually. We decided that what kind of a market we want to trade. We said we want a trending market. We left it to the system builder कि आपको लॉन्ग टर्म पकड़ना है, शॉर्ट टर्म आपके हिसाब से आप पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स ढूंढ लो। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने जो भी अभी तक थियोरी बनाया है वो सही है कि नहीं। सो फॉर एग्जांपल, आपने सपोज एक मूविंग एवरेज का कोई पैरामीटर लिया, से 50 MA ऑन द निफ्टी, एंड यू विल से कि अगर ये उसके ऊपर गया मैं बाय करूंगा। तो आपने जब बैक टेस्ट किया, प्रॉफिट आपको बहुत बढ़िया आया, एंड आपने क्या किया, अपने सिर्फ कोई ऑप्टिमाइजर रन कर दिया कि जिसमें भी मैक्स प्रॉफिट आएगा वो पैरामीटर में ले लूंगा। अभी हो सकता है कि इसमें एक दो ऐसे कोई डेज है जो बाय फ्लूक कैच हो गए इन द बैक टेस्ट, बट एक्चुअली वो शायद नहीं भी होते। लाइक सपोज आपने मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। देयर वाज दिस डे ऑन in 2019 called a tax cuts day, when I think the market rallied 4 or 5%. So this day, now if you had a parameter of moving average, जैसे अभी ये 9 पीरियड है, बट सपोज मैंने उसको 49 कर दिया, तो ये तो क्लियर बाय हो गया। बट सपोज आई हैड सम पैरामीटर, जैसे वो यहाँ पे क्रॉस ओवर होता, maybe at say 100 or something, सो आप देख रहे हो अभी सपोज ये 66 पे आ रहा है, तो मैंने 66 पे अगर बैक टेस्ट किया तो मुझे क्या आएगा कि ये सिग्नल बाय देगा और ये बड़ा P&L मुझे मिल जाएगा। बट सपोज मैंने इसको 67 किया तो अब ये सिग्नल मिस हो जाएगा। तो 66 का बैक टेस्ट मुझे बढ़िया प्रॉफिट दिखागा, और 67 का बैक टेस्ट मुझे काफी कम प्रॉफिट दिखाएगा। तो ये गलत ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज आपका जो ट्रेड्स है वो क्लियर होने चाहिए। इट शुडंट बी ऑन द एज कि थोड़ा सा कुछ एक दो इधर उधर प्राइस में चेंज होने की वजह से पूरा ट्रेड मिस आना नहीं चाहिए। मतलब देन यू जस्ट डोंट काउंट दिस ट्रेड एंड लुक एट द रेस्ट ऑफ द बैक टेस्ट। तो मैं कैसे डिजाइन करूं इसमें कि कौन सा मूविंग एवरेज का पैरामीटर सबसे सही है? हाँ, नहीं, आप ऑप्टिमाइजर रन कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऑप्टिमाइज करने के बाद आप पैरामीटर्स चेंज करके देखो। तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने बैक टेस्ट किया और मुझे 65 या 66 आ गया, तो मैं उसको 66 का एक एक बढ़ा के मैं 70 तक लेके जाऊंगा और टेस्ट करूंगा कि मेरा टोटल P&L क्या है। अगर आपका बैक टेस्ट सही है और आपके पैरामीटर सही है,
तो आपका टोटल पीएनएल ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, मे Okay. बी 5% ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सम ट्रेड विल कैच और सम ट्रेड वोंट कैच। बट अगर आपका इतना, जैसे ये इतना बड़ा ट्रेड था, ये अगर आपका मिस हो गया, तो फिर ये पैरामीटर्स का चॉइस गलत है। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बैक टेस्टिंग, बिकॉज ऑल दीज टूल्स वो आपको बहुत आसानी से ऑप्टिमाइज करने देते हैं कि मैक्स जो भी प्रॉफिट है उसको क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं वो बताओ। पर वो आपको ऐसे ऐसे केसेस दे सकते हैं जहाँ पे आप गलत पैरामीटर्स यूज करो। इनफैक्ट हम्म। इट कुड बी कि ये एक ही ट्रेड है उसका प्रॉफिटेबल, और आगे उसको शायद कोई अच्छा ट्रेड मिला ही नहीं, बट वो बैक इसके वजह से वो नेट प्रॉफिट दिखाएगा। तो बैक टेस्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना एब्सोल्युटली करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको बैक टेस्टिंग से ही ये सब पता लग जाए। तो पर बैक बैक टेस्टिंग टेस्ट। में दो तरीके होते हैं ना, एक तो विजिबल आंख से देख के हो गया लिख के, हम्म। हम्म। और एक अगर कोई टूल यूज करके बैक टेस्टिंग करना। करेक्ट। तो टूल हर कोई तो यूज नहीं कर सकता है टूल। राइट। मतलब कौन से टिपिकल टूल है मार्केट में बैक टेस्टिंग के? आई थिंक ट्रेडिंग व्यू में भी है, बट मैंने खुद ने यूज नहीं किया, सो आई डू नॉट नो हाउ वेल इट वर्क्स। हम्म। बट एमी ब्रोकर इज अनदर टूल, एंड आई थिंक काफी सिंपल है, उसमें काफी सारे इंडिकेटर्स का कोड ऑलरेडी लोग ने अपलोड भी करके रखा है, तो आपको इजी है उसमें देखने के लिए। बट अगेन आई वुड से कि आइडियल यही है कि आपने अगर मैन्युअली बैक टेस्ट किया उसको एक्सेल में, तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो बैक टेस्ट किया है या जो बनाया है वो सही है। मैन्युअली कैसे करेगा? ये डेटा पूरा एक्सेल में डाउनलोड करके फिर उसके बाद चेक करना हो रहा वर्क कर रहा है कि नहीं? वैसे तो एक्सेल या, विजिबली तो दिख ही रहा है हाँ लिख नहीं, के। आई थिंक मैन्युअली तो आपको विजिबली ही करना पड़ेगा कि आप एक एक्सेल खोल के रखो, और जहाँ पे भी वो सिग्नल आएगा आप उसका एंट्री एग्जिट प्राइस, और जो मेट्रिक हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि मैक्सिमम एडवर्स एक्सकर्जन के आपके कितना अगेंस्ट गया, ये आप मैन्युअली नोट कर लो। हम्म। आई थिंक ये आपको, ये एक्सरसाइज मेरे हिसाब से काफी यूजफुल है, बिकॉज काफी बार ऐसे भी होगा कि आपका जो आइडिया है सिस्टम के लिए वो थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, जो आपको मैन्युअली देख के फिर पता लगेगा कि ओ ये सिग्नल मुझे एक्चुअली लेना था बट मेरे सिस्टम में नहीं हो रहा है, या मुझे ये टाइप का प्राइस एक्शन नहीं चाहिए बट मैंने उसका कंडीशन ही नहीं डाला है। हम्म। सो आई थिंक टू थिंग्स, वन इज ड्रॉडाउन आप स्टडी करना चाहिए कि ड्रॉडाउन क्यों हो रहा है, सोर्स क्या है ड्रॉडाउन का, और सिमिलरली बैक टेस्ट स्टडी करना चाहिए कि बैक टेस्ट में आपके पैरामीटर्स है वो स्टेबल है कि नहीं, कि आप पैरामीटर्स थोड़े चेंज करने की वजह से पीएनएल चेंज नहीं होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आई थिंक एमी ब्रोकर फॉर एग्जांपल व्हेन यू से ऑप्टिमाइज, टिपिकली पीपल विल ऑप्टिमाइज फॉर नेट प्रॉफिट, बट हम्म। ये जरूरी नहीं है कि जो जो सेट ऑफ पैरामीटर्स आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे वो शायद आपको मैक्स हाईएस्ट ड्रॉडाउन भी देंगे, और शायद आप सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे वो ड्रॉडाउन पे। तो आपका जो कंफर्ट लेवल है उसके लिए ऑप्टिमाइज कीजिए। सो मे बी यू आर कंफर्टेबल विथ ओनली 5% ड्रॉडाउन, तो इट्स ओके इफ यू डोंट गेट द मोस्ट प्रॉफिट आउट ऑफ इट, इट्स ओके, थोड़ा कम प्रॉफिट भी हुआ तो भी चल जाएगा, बट सिस्टम कंटिन्यूअसली सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये साइंस, ब्रॉड ऑन बैक टेस्टिंग वगैरह का थोड़ा साइंस, यूनिक साइंस है, इसको सीखना पड़ेगा प्रॉपरली। है। नहीं, मैंने कई फेस टू फेस किए हैं बैक टेस्टिंग पे, बट ओके। क्या अल्टीमेटली अंटिल जिसको प्रैक्टिस करें प्रॉपरली सीखें। राइट। और आई थिंक जनरली क्या वन। होता है सर कि हाँ। स्ट्रैटेजी ऐसा चीज है कि लोग है ना किसी का सुन के बस लाइव कर लेते हैं विदाउट राइट। बैक टेस्टिंग ऑन देयर ओन। राइट। सो आई थिंक दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज जिसने बनाया स्ट्रेटेजी उसको मालूम है उसके पिटफॉल्स क्या है, बट आपको नहीं पता क्या है। तो हम्म। आप एटलीस्ट रन कर रहे हो तो एक बार मैन्युअली उसको देख लो कि चार्ट पे क्या सिग्नल्स आते थे उसके। सो आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये स्ट्रेटेजी चलता बरोबर। है, एंड इट्स पॉसिबल ऑल्सो दैट मे बी द बैकटेस्ट हैज सम एरर्स इन इट जो आपने किसी से लिया है, तो आपको ये पता लग जाएगा अगर आपने खुद से चेक किया सही है, ठीक है। तो। आई थिंक द फाइनल पॉइंट इज, जो आपने भी पहले बताया कि आपके पास एक ही स्ट्रैटेजी नहीं होना चाहिए, आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए स्ट्रैटेजीज का भी। तो जो 4 मार्केट रेजिम्स थे, लो वॉल, हाई ट्रेंड, वैसे ही जो बाकी 3 रेजिम्स है कि हाई वॉल एंड ट्रेंड या फिर कंसोलिडेशन एंड नो ट्रेंड, तो देर आर डिफरेंट पैटर्न्स इन ईच ऑफ दीज। तो हो सकता है कि जब आप
स्ट्रेटेजी रन कर रहे हो या मार्केट देख रहे हो, आपको कोई आइडिया स्ट्राइक होगा कि हाउ डू यू ट्रेड सम अदर काइंड ऑफ मार्केट, तो आप सेम प्रोसेस उसके लिए भी फॉलो कर सकते हो कि आप आई सिलेक्ट करो क्या टाइप का इंडिकेटर सही होगा उसके लिए, फिर उसका स्टॉप लॉस ऑप्टिमाइजेशन, एंड देन इफ यू कंबाइन दिस टू, you could very well have a system that is, like for example, one system with 10% return and 5% drawdown, and another with 10% and 5%. आप combine करके हो सकता है कि आपको 20% return मिलेगा with only 2% return. Because when one system is in a drawdown, the other is working, and when that is in a drawdown, this one is working. So at any point of time 3-4 सिस्टम 5 सिस्टम होना चाहिए, बट कैपिटल एलोकेशन का डिसीजन कैसे लें? I think you should never go all or zero. Like we discussed before, you should cut allocation to what is not working and increase allocation to what is working. Okay. तो वो अपने आप ही मार्केट का जो डायनेमिक चेंज होता है उसको टेक केयर कर देगा. Correct. So your Because you do system not should know- also be such that it should be combining all 4 conditions of market. At least 2, if not 4. Okay. Because I think it is very hard to make systems for all of those. Like I do not know how to trade consolidation and high volatility. Okay. And I'm okay because maybe साल के जो 250 ट्रेडिंग डेज है उसमें शायद 10 या 15 दिन ऐसे आएंगे जहाँ पे ये हाई वॉलेटिलिटी होगा एंड कंसोलिडेशन, तो वो डेज में आई एम फाइन, आई विल जस्ट स्किप दोस डेज, मुझे बाकी दिन में कोई ट्रेड्स मिल जाएंगे. तो आप 4 में से एटलीस्ट 2 ठीक से कर पाए तो आपको काफी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा. फेयर इनफ, पॉइंट टेकन सर. आप कितनी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं? 2 पे, one for high volatility and one for low volatility. और Oh, इस तरह sorry, this reminded me of another point, that when you say multiple systems, they can even be on the same instrument but on different time frames. Yeah. Because let's say you have a daily chart where the market is consolidating and price उधर ही है for 2 हफ्ते के लिए, but intraday हो सकता है कि वो 2% ऊपर जाके नीचे भी आए या नीचे जाके ऊपर, एंड योर जो इंट्राडे सिस्टम होगा ट्रेंड का वो उसको पकड़ पाएगा. इवन दो डेली सिस्टम या दूसरा कोई सिस्टम उसको नहीं, कुछ नहीं, ट्रेड्स नहीं मिलेंगे. सो आप इन अ वे डाइवर्सिफाई कर सकते हो इवन ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. आप वही करते हैं? हाँ. यू आर ओनली बैंक निफ्टी ट्रेडर नो? मोस्टली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. स्टॉक्स में करते ही नहीं आप? नहीं. Okay, and this is since how long you have been doing this? The bank nifty trade and nifty bank nifty trade? Around 4 years. तो आपको बैंक निफ्टी निफ्टी का पूरा चाल चलन नहीं पता है? हाँ, as in I try not to predict because who knows, right? The next 1 day's price action may be nothing like what you have seen before. Like, I think it's a big error for me to try and guess कि ये कहाँ जाएगा, because that's the way I will think कि नहीं ये ऊपर जाएगा even though the system is short, and then because my bias has influenced it, I may end up कि नहीं मैं system stop करता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा और वो actually नीचे जाएगा and I would miss the trade. So you are not predicting, but your system is definitely predicting. System is predicting, yes. And ideally you do not want to try predicting because over time you will find that हो सकता है कि 1-2 बार आपका चल जाए. मेरे साथ तो हुआ है कि मुझे लगा है कि ये ट्रेड नहीं चलेगा, मैंने सिस्टम ओवरराइड करके स्टॉप कर दिया और मुझे अच्छा लगा जब वो ट्रेड रिवर्स हो गया. बट इन द लॉन्ग रन ऐसे नहीं होगा. इन द लॉन्ग रन इट विल कॉस्ट यू बिकॉज आप कोई ट्रेड एग्जिट कर दोगे जो चल जाएगा and it may be a very big winning trade. सही. So I think sticking to that system is as hard as building the system. So कोई भी नया सिस्टम बनाने में कितना टाइम लगता है एक बंदे को? I think building is not hard. It's optimizing and making sure you stick to the system that is hard. You can use an exit. There are many systems even online today, like moving averages and based on pivot points and so on. आप कोई भी like if you are a beginner, I think just paper trade for a while if necessary. Take a system and track it in Excel, see how it would have worked, and optimize it before you take it live. Or trade a very small size, like 1 lot of Nifty or something, until you are comfortable with it. Fair enough. चलिए, good. Prathamesh, thank you. Sure. Lovely interaction. सिस्टम प्रोसेस और आपके पूरे इंटरेक्शन में छोटे छोटे पॉइंटर्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो भी मैं अलग से मेंशन करूंगा मेरे लर्नर्स को.
definitely. क्योंकि एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करना इज समथिंग विच Hmm. इज फ्यूचरिस्टिक, जिसके बारे में आज से हम सोचना चालू करेंगे तो 2-3 साल 5 साल लग जाएंगे। जैसे प्रथमेश हैव टेकन सो मच टाइम। Sure. और देखिए इनका सिस्टम कितना रोबस्ट है। अभी मार्केट आवर में हम लोग दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं पीसफुली, हमारा सिस्टम कहीं चल रहा है, प्रथमेश का सिस्टम चल रहा है, तो हमको एक्चुअली बॉदर नहीं होना है। बट जो फाइनल लेग है प्रथमेश सिस्टम का, बिफोर वी क्लोज दिस, जो कि एल्गो ट्रेडिंग है, जो अपने आप ट्रेड करता Right. है, आप वो भी करते हैं अपने आप ट्रेडिंग में? Right. सो आप एंड टू एंड आपने अपना सिस्टम बना रखा है कि एग्जीक्यूशन भी वही कर रहा है। Right. ओके। तो दोस्तों ये एल्गो ट्रेडिंग वाली कहानियां तो मैंने काफी कई बार बता दी। मैंने एक फेस टू फेस किया था राजेश श्रीवास्तव के साथ, उन्होंने भी समझाया था एल्गो ट्रेडिंग कैसे होता है। इंडिया में उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, एपीआई के ड्रिवेन आप कर सकते हैं, तो वो अलग कहानी है जो मैं नहीं जाऊंगा इसमें। बट आप देखिए एंड टू एंड कैसे इन्होंने अपना पूरा फाइनेंशियल मार्केट का पार्टिसिपेशन को कोडिफाई कर दिया है। तो आप भी ये पाथ फॉलो कर सकते हैं। आई नो नॉट मेनी पीपल विल डू इट, बट जो कर पाए करिए, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली द फ्यूचर। Thank you, Pratmesh, for sharing this lovely knowledge to all of us. Sure. Thanks a lot, Vivek, for inviting me. Glad to be Thank here. you. Thank you, and best of luck for your future endeavors. Thank you. Bye Thank bye. you. Bye.